हेलो बच्चों, कल हमने बीए फाइनल में उत्तरदायित्व या जवाबदेहिता की अवधारणा पढ़ी कि किसके प्रति उत्तरदायित्व है और उत्तरदायित्व किसके लिए है और किसके प्रति। उसमें हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, लेखा परीक्षक के प्रति उत्तरदायित्व। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, सतर्कता के प्रति उत्तरदायित्व। इस समय सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। आम धारणा यह है कि सरकार में हथेली गरम किए बिना कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। यह दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा नासुर है जो किसी भी समाज को पूर्णतः नष्ट कर सकता है, भले ही वह कितना ही आधुनिक तथा प्रगतिशील क्यों न हो। सतर्कता संबंधी कार्यों के लिए एक पूरा तंत्र विद्यमान है, जिसका अध्यक्ष मुख्य सतर्कता आयुक्त है। यह संवैधानिक प्राधिकारी होता है। संवैधानिक प्राधिकारी होता है, इनका पद है बच्चों, है ना, सतर्कता के जवाबदारी। इसके बावजूद भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को तेजी से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है, जिसके पीछे उच्चतर न्यायपालिका की भूमिका रही है। भ्रष्टाचार को सभी स्तरों पर रोकना होगा। इस संदर्भ में ये सुझाव दिए गए हैं। क्या क्या सुझाव दिए गए कि अब वर्तमान में इसको रोकना होगा। तो पहला सुझाव, जांच ब्यूरो, भ्रष्टाचार जिसको रोकने के लिए ऐसे रेड पड़ती है सरकार की, वो वैसे ही अधिकारी वो ऐसा कार्य करते थे। तो सतर्कता के प्रति जवाबदेही किसको, जैसे कि अलग अलग ग्राहकों का, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें भ्रष्टाचार के रोकने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जाए, जैसा कि राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार ही नौकरशाहों में भ्रष्टाचार का मूल स्रोत है। इसलिए राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें भ्रष्ट चुनावी प्रक्रिया का उन्मूलन हो। यानी ऐसा कानून बनाना, जब भी चुनाव हो तो वहां पे कोई भ्रष्टाचार के जरिए या पैसों के बल पर वो जीते, लोगों को लोभ देके उनको पक्ष में करे। तो इसके लिए उनके उन्मूलन के लिए कानून बनाना चाहिए, ऐसा कानून, तभी भ्रष्टाचार हटेगा और सतर्कता के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। कौन रहेंगे? जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दूसरा है, एक ऐसी राष्ट्रीय चुनाव नीति की स्थापना की जाए जो राजनीतिक दलों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराए। यानी एक ऐसी राष्ट्रीय नीति, क्योंकि चुनाव में क्या होता है कि नेता पर्याप्त धन, यानी नेता अपने पैसे के बलबूते पर ज्यादा पैसे खर्च करके वो एक बार तो अपना पद हासिल कर लेते सरकार, फिर बाद में वो पैसे वसूल के लिए फिर बाद में भ्रष्टाचार खुद करने लग जाते हैं। तो इसके लिए ये बात बताई गई है कि इसके विधि ऐसी बनाई चाहिए कि चुनाव में इतने पैसे खर्च होने चाहिए, तभी वो सतर्क होकर सतर्कता के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। कौन? जो राजनेता है वो। तीसरा है, शीघ्र ही लोकपाल विधेयक पारित करें जिसमें शीर्ष पदों पर कार्यरत राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों दोनों को उसके दायरे में लाया जाए। यानी ऐसा लोकपाल बिल, लोगों का बिल, जैसे कि अन्ना हजारे ने पेश किया था, वैसे ही लोकपाल बिल को पारित किया जाए, विधेयक बनाया जाए और उनमें जनता के जो कार्य नहीं हो रहे थे उनको सजा मिलनी चाहिए। तो वो है सतर्कता के प्रति उत्तरदायित्व। तो नौकरशाही दोनों को उसके दायरे में रखा जाए, राजनीतिज्ञ और जैसे कि सरकार को और नौकरशाही, जो क्या कहते हैं, सरकारी कर्मचारी, एक कलेक्टर से लेकर पियोन तक सारे नौकरशाही में आ जाएंगे। तो इन दोनों पर ये नजरें रखी जाए या निगरानी रखी जाए कि वो अपने दायरे में होकर कार्य करें। तीसरा है,
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को और अधिकार दिए जाए। सभी महत्वपूर्ण विभागों द्वारा पूर्णकालीन जांच अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। रिपोर्टिंग अधिकारियों को उस अधिकारी की जिसकी वे रिपोर्ट लिख रहे हैं सत्यनिष्ठा के संबंध में अपने विचार प्रकट करने की अनुमति होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी पर उसके द्वारा गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति भी जब्त के लिए तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधन संपत्ति संपरण अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाए। यानी सतर्कता आयोग उनको ऐसे कार्य सौंपे जाए जो गैर कानूनी तरीके से वो पैसे कमा रहे हैं, उनकी कमाई कितनी है निगरानी रखनी चाहिए। सरकार के ऊपर भी निगरानी रखनी चाहिए। जो नेता लोग हैं उनके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए कि वो 5 साल में इतने पैसे उनके कैसे आए, इनके इतने करोड़ों रुपए कैसे आए। तो वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, एक तो राज्य सतर्कता आयुक्त भी है और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जो वो भ्रष्टाचार चाहे सरकार हो चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरशाही हो, सबके ऊपर वो नियंत्रण रखती है। उसको कहेंगे जांच ब्यूरो, रेड पड़ती है, जांच ब्यूरो होती है। तो वही लोग चुपके वहां पे अपने क्या कहते हैं समस्या या अपनी जो रिश्वत लेने वाला उनको सतर्कता आयोग को सौंपता है कि ये मेरे साथ इतने ले रहे हैं, तो वो फिर रंगे हाथ पकड़ लिए जाते हैं। तो ऐसे कहा गया कि सतर्कता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को ऐसे कार्य देने चाहिए जो कर्मचारियों को गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति यानी गैर कानूनी तरीके से कमाई गई संपत्ति को जब्त की जाए। कौन करेगा? सतर्कता आयोग। तो इस प्रकार से सतर्कता के प्रति उत्तरदायित्व कौन है? सरकार और नौकरशाही, ये सब उनके प्रति उत्तरदायित्व। चौथा है ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व। दुकानदार जो खरीदता है जो सामान वो है ग्राहक। सभी सरकारी विभागों के ग्राहक होते हैं जिसके लिए उन्हें कार्य करने होते हैं। ये आम जनता या विशिष्ट लोगों का एक भाग होता है। प्रजातंत्र में सरकार की ग्राहकों के प्रति अप्रत्यक्ष जवाबदेही होती है। जो मतदाताओं, चुने हुए प्रतिनिधियों, राजनीतिक कार्यपालिका तथा शीर्षक नौकरशाही यानी सबसे ऊपर जो बड़े बड़े अधिकारी के घुमावदार मार्ग से होते हुए अब सरकार तक पहुंच जाती है। इस बात की आवश्यकता को समझा गया है कि सरकार की ग्राहकों के प्रति प्रत्यक्ष जवाबदेही होनी चाहिए और ये जवाबदेही मुख्य निर्णायक स्तर पर होनी चाहिए। यानी ग्राहक के जो कि मिलावट करे सामान में या तोल में हेरा फेरी करें माप तोल में, तो इसके लिए सरकार को उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। किस पर? दुकानदार वालों, ताकि ग्राहकों के प्रति वो उत्तरदायित्व निभा सके। जब उनका कानून का और सरकार का दबाव होगा दुकानदार को, तो आराम से वो ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। इसमें भारत में उपभोक्ता समन्वय परिषद ने हाल ही में इस देश के लिए नागरिकों के चार्टर का मसौदा तैयार किया है। मानक यानी नियम शीर्षकों के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक निम्नलिखित आशा कर सकता है। यानी वो दुकानदार के प्रति क्या क्या आशा रख सकता है? पहला है सुस्पष्ट मानक यानी सुस्पष्ट नियम निर्धारित किए जाएंगे, अपनाए जाएंगे तथा प्रकाशित किए जाएंगे। यानी नियम बनाए जाएंगे कि जिसने मिलावट की तो न्यायपालिका द्वारा सजा मिलेगी, उनको ये व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। माप तोल में गड़बड़ की तो उनको दंडित किया जाएगा। तो ये नियम बनाए जाए। दूसरा है मानकों या नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाएगा तथा संबंधित अधिकारियों को ऐसे मानकों या नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। यानी जो नियम ईमानदारी से पालन किया जाएगा, उस संबंधित अधिकारियों को ऐसे नियम का अनुपालन सुनिश्चित या उत्तरदायी माना जाएगा। जो नियम का पालन करेगा उसको ही यहाँ पे व्यापार करने का या अपने निजी कोई भी कार्य करवाने का या अपने
खुद की उद्योग खोलने का अधिकार होगा। अगर नियम का पालन नहीं किया तो यह अधिकार नहीं होगा। तीसरा इसी में है सेवाएं संतोषप्रद न होने पर अथवा मानकों का पालन न करने की स्थिति में एक विधिवत अधिसूचना शिकायत निवारण कार्य विधि होना चाहिए। यानी कहीं पर नहीं हो रहा है, ऐसा पालन नहीं हो रहा है और दुकानदार लूटे जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा, मिलावट कर रहा है, तो ऐसी गुप्त ऐसी कोई सूचना रखनी चाहिए। सरकार को ऐसा डिब्बा रखना चाहिए कि वो जो किसी दुकानदार के खिलाफ आवाज उठाकर वो उसमें पुस्तिका में क्या कहते हैं, शिकायत पुस्तिका में वो लेटर डाल सके, ताकि वो सरकार तक पहुंचे और वहाँ सतर्कता आयोग तक पहुंचे और वो उस दुकानदार के खिलाफ कार्य करे या उनके सबूत ढूंढने के लिए उनको रंगे हाथ पकड़े। कैसे पकड़ेंगे रंगे हाथ? वो खुद ग्राहक बन के जाएगा। ऐसे तो हर चिकित्सक डॉक्टर को कभी गिरफ्तार करते हैं, कभी शिक्षक को करते हैं, कभी रिश्वत लेते हुए तहसीलदार को, कभी कलेक्टर को। कैसे हो रहा है? ये सतर्कता के कारण ही हो रहा है, क्योंकि लोग फिर बाद में चुपके से शिकायत करते हैं कि ये मुझे इतने रिश्वत लेने की मांगी है। तो उस समय सतर्कता आयोग वो साधारण कपड़े पहनकर वो जाते हैं और सतर्क बन के वो ग्राहक बन के जाते हैं। फिर जैसे डॉक्टर के पास मरीज बन के गया, मुझे ये ऑपरेशन कराना इसके, तो वो रिश्वत के इतने लेना, रिश्वत लेते ही उनके ऊपर वो पानी डाला जाता है, उसमें पैसे के वो कलर पाउडर लगा होता है, तो वो रंगे हाथ पकड़ा जाता है। तो ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं कौन? सतर्कता आयोग वो ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं कि जहाँ भी आपको कोई भ्रष्टाचार या ग्राहक के प्रति ये कर रहा है, हेराफेरी कर रहा है, तो हम उनसे शिकायत करके हमारे अधिकार का रक्षा कर सकते हैं। इसमें चौथा है, अधिकांश मामलों में प्रत्येक नागरिक को शिकायत निवारण तथा क्षतिपूर्ति की मांग करने का अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि तभी या सभी सरकारी सेवा को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाए। यानी ज्यादातर मामलों में प्रत्येक नागरिक को शिकायत निवारण तथा क्षतिपूर्ति की मांग करनी चाहिए। यानी नागरिकों को शिकायत उनके निवारण के लिए, वही जो अभी कहा, उनके लिए ये भी उपभोक्ता को संरक्षण अधिनियम, यानी उनकी संरक्षण किया जाए। वो शिकायत कर रहा, उनका नाम सामने नहीं आना चाहिए उस दुकानदार के सामने, नहीं तो वो फिर बाद में उनके दुश्मन बन जाएगा। तो इसलिए उनको रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए अधिनियम बनाए जाए। अब है पांचवा है न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायित्व या जवाबदायित्व। न्यायपालिका के प्रति भारतीय विविध व्यवस्था के अंतर्गत सरकार की तुलना में न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की सर्वोच्च निर्वचनकर्ता या संरक्षक है। न्यायपालिका ने लोकहित याचिका की संकल्पना को शामिल करते हुए अपनी परंपरागत भूमिका का विस्तार किया है। न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की हाल ही में कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां बनाई गई है। जैसे कि पहली है न्यायपालिका ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है जो इसके आदेशों की अवज्ञा करते हैं या पूरी तरह से पालन नहीं करते, और यहाँ तक कि इसने कई अधिकारियों को लंबी कारावास की सजा भी सुनाई। यानी न्यायपालिका ने जो वरिष्ठ अधिकारी वगैरह जो बड़े बड़े अफसर हैं, उन्होंने उनके विरुद्ध भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई किया या दंडित किया है। जैसे कि किसी की जमीन, अपने सरकारी जमीन अपने नाम पे लिखवाना, लोगों से रिश्वत लेना, बड़ी बड़ी बातों के लिए उन्होंने ये बात कही है। तो इस तरीके से बच्चों न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह कौन है? जो बड़े बड़े अफसर है, वो नौकरशाही में है, वो सब न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। यानी कोई गलत काम किया तो न्यायपालिका को उत्तरदायित्व ठहराएगी। दूसरा है न्यायपालिका में अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनेक ऐसे आदेश जारी किए जाए या पारित किए जा रहे हैं
जिनमें कार्यपालिका को ऐसे क्षेत्रों में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जो अपेक्षाकृत अपेक्षित हैं। इन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण, गंदी बस्तियों का हटाना, साफ सफाई, गरीबों के लिए आवास, सड़कों का निर्माण तथा अन्य सुविधाएं आदि शामिल किए गए। यानी न्यायपालिका अधिकारियों को ये स्तर पर बात कही है कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं करे। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या बड़े बड़े उद्योग है जिसके पास, वो ऐसा कार्य न करे। वो अपने फायदे के लिए पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करें। गंदी बस्तियों को हटाना, ये कार्य न्यायपालिका करेंगे। साफ सफाई, गरीबों के लिए आवास की योजना, ये सब सरकार कर रही है कि नहीं कर रही, इनके प्रति निगरानी, न्यायपालिका के प्रति निगरानी। यानी कोई बड़े बड़े अफसर या सरकारी मंत्री वगैरह, सरकार कोई भी हो, इसमें न्यायपालिका सबसे सर्वोच्च है। वो ये सब कार्य लोगों के हित के लिए करने चाहिए। गंदी बस्तियां हटाना वगैरह नहीं की और वहीं पे लोग रह रहे और दूसरों से पैसे ले लिए तो न्यायपालिका उनको दंडित करेगी। आगे इसमें है भ्रष्टाचार अथवा स्वेच्छाचार, पक्षपातपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार अथवा गैर कानूनी कार्य के मामले में न्यायालय द्वारा राजकोष को हुए नुकसान के लिए अनुकरणीय क्षतिपूर्तियां भरने के आदेश दिए जाने लगे हैं। यहाँ तक कि इस प्रकार की कार्रवाई में कैबिनेट मंत्रियों को भी नहीं छोड़ा गया है। कहने का मतलब अब जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पक्षपातपूर्ण कर रहे हैं, कौन नेता लोग जो राजकोष का नुकसान कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि हम उनकी गरीबों की रक्षा कर रहे हैं, या फिर कहीं भूकंप आया, कोई आपदा आई तो उस जगह कह रहे हैं कि हम बजट वहाँ हमने बजट लगाया लोगों की रक्षा के लिए या लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए, लेकिन वहाँ राजकोष तो खाली किया लेकिन आधा बजट ही नहीं डाला, खुद ने पैसे सारे ले लिए। तो न्यायपालिका उनको सजा दे सकती है। इसके अलावा लास्ट है न्यायपालिका का, यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री को भी नहीं छोड़ा न्यायपालिका ने। कार्य में अगर कैबिनेट मंत्री भी ये नुकसान पहुंचाया तो न्यायपालिका उनको सजा दे सकती है। इसमें लास्ट है, न्यायालय ने जांच पड़ताल की प्रक्रिया पर सीधे तथा सतत पर्यवेक्षण द्वारा केंद्र सरकार को आपराधिक मामले दायर करने तथा समयबद्ध रूप से विधिष्ठित एजेंसियों के द्वारा उसके छानबीन करने के मजबूर किया है। यानी न्यायपालिका ये पड़ताल भी करे, पर्यवेक्षण भी करे और केंद्र सरकार को अपराधी के मामले में उसकी उनको छानबीन करे और दोषी पाने पर उनको सजा मिले। छठा है मीडिया के प्रति जवाब। भारत में प्रिंट मीडिया को हमेशा के लिए स्वतंत्रता मिली है, प्रेस की स्वतंत्रता। वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से प्रेस की शक्ति में कई गुना वृद्धि हुई है। आजकल ये बात आम हो गई कि किसी भी लोक सेवक को किसी भी स्थान में, जैसे न्यायालय के बाहर, उसके कार्यालय, आवास, यहाँ तक कि लिफ्ट में भी कैमरा और माइक लेकर घेर लिया जाता है। इस प्रकार पत्रकारों के प्रति लोक सेवकों की जवाबदेही हो गई है और इसके लिए माध्यम से श्रोता समूह को पल पल की खबर मिल जाती है। यानी कोई भी रिश्वत ली, कोई भी गलत कार्य किया, कोई भी किसी के चोरी की, डाका किया या कोई गलत कार्य किया तो वो कैमरे में कैद हो सकता है और मीडिया उनको उपलब्ध कर सकती है। तो भविष्य में वो ऐसा न करें, इसलिए ये मीडिया के प्रति भी, मीडिया सरकार के प्रति भी है, लोगों के प्रति भी है। लोग भी कोई ऐसा कार्य करे तो लोगों को भी मीडिया ओपन कर सकती है। जो गंदा कार्य करे, चोरी डकैती कोई भी करे तो मीडिया उनका सामना, उनका चेहरा सामने मीडिया टीवी पे ले आएगी। और कोई नेता भी ऐसा कार्य करे तो उनको भी ले आएगी। लास्ट इसमें बच्चा है ईश्वर तथा अपनी अंतरात्मा के प्रति जवाबदेही। अंततः यह कहा जा सकता है कि केवल एक ही नियंत्रण कारगर रूप से कार्य करता है और वह है हमारी अंतरात्मा की आवाज। आज भी लोग ये मानते हैं कि ईश्वर ही अंतिम शक्ति है और एक मानव होने के कारण लोक सेवक की ईश्वर के प्रति जवाबदेहिता है। कोई चाहे कितना भी बहरा क्यों ना हो, उससे अपनी अंतरात्मा की आवाज तो सुनाई देती है। यानी मन में उनके ईश्वर के प्रति आस्था हो
तो मन में कि अरे मैंने किया पाप, तो कोई जैसे नास्तिक हो वो तो आस्तिक हो, तो वो मन में ऐसा हो जाता है कि नहीं मैंने गलत किया, तो पछतावा करके भी वो न्यायपालिका में जा सकता है और मन में वो अपने आप को अपना आप ईश्वर के प्रति अंतरात्मा प्रति उत्तरदायित्व होता है। तभी तो भगवान कहते हैं अरे गलत कार्य नहीं कर रहा, नहीं तो आगे मरने के बाद स्वर्ग नरक मिलेगा, नहीं तो स्वर्ग मिलेगा। तो ये आस्था है, इसलिए ईश्वर के प्रति ये उत्तरदायित्व है, इसलिए हम ऐसा कार्य नहीं करते, डरते। ईश्वर है या नहीं वो हमें पता नहीं, लेकिन आस्था होती है कि ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा, तो कुछ बातें ईश्वर के प्रति भी उत्तरदायित्व हो जाती है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में लोक प्रशासन को जवाबदेह एवं उत्तरदायित्व बनाना होगा, अन्यथा निरंकुश तंत्र में परिवर्तन हो जाएगा। आज का प्रजातंत्र कुछ ज्यादा ही भारी भरकम हो गया है और इसका आकार भी इसके लिए जवाबदेह की किसी युक्ति संगत रणनीति को अपनाने के अयोग्य बना देती है। लोक सेवकों की उदासीनता और निष्क्रियता की स्थिति में नागरिकों को हर्जाने के लिए उन पर दावा करने का अधिकार प्राप्त हो, ताकि नागरिक लोक सेवकों के मातहत को भी बना सके। कहने का मतलब कुल मिलाकर ईश्वर के प्रति, ये सब लोगों के प्रति, लेखा परीक्षा के प्रति सतर्कता, ग्राहक, न्यायपालिका, ये सब अपने उत्तरदायित्व निभाएं ताकि लोगों के ज्यादा से ज्यादा कल्याण के कार्य हो और कोई भी यहाँ अन्याय न हो किसी के साथ और कोई भी यहाँ अपराधी न हो। अच्छे से शासन व्यवस्था शांतिपूर्ण चले और लोग भी वहाँ खुश हो, लोगों का भी विकास हो और सरकार का भी विकास हो और देश का भी विकास हो। इस प्रकार से हम आज हमारा ये उत्तरदायित्व पाठ खत्म हुआ। कल हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। ठीक है बच्चों, बाय।